नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। मौसम सुहावना हो रहा है और इस मौसम के साथ साथ आप भी सुहावने हो जाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। और यहाँ पे दोस्तों एक भर्ती नहीं, अनेक सारी जो टेक्निकल की जो भर्तियाँ चल रही है प्रेजेंट में, चाहे वो आपके एएलपी हो, चाहे बीएसपी एससीएल हो, जेवीवीएनएल हो या एनसीएल हो, डीआरडीओ, जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी भर्ती है उनके लिए जो ये सीरीज है एक तरीके से एक रामबाण साबित है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या पे मत जाइएगा, यहाँ पे जाइएगा कि जो प्रश्न है उस प्रश्न से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रश्न से अनेक सारे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्लास बनाने में, कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसकी थोड़ी सी लाज रख लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाज रख लेना बस, ठीक है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे आज 16 नंबर की क्लास चलेगी। आइए पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है, आगे है खालिस्तान। सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी कि जो रेशियो होता है ये होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर कोर होती है, ठीक है, और यहाँ पर आप लपेटते हो वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित करते हो इसको तो कहते हैं प्राइमरी, और जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित करते हो उसे कहते हैं हम क्या, सेकेंडरी। यहाँ पे क्लियर? तो यहाँ मेरे दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें कितने टर्न होते हैं, इस टर्नों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। अब ये प्राइमरी में है, सेकेंडरी में, इसलिए लगा देते हैं सेकेंडरी में तो है एस, और यहाँ अगर प्राइमरी में है तो हम पी लगा देते हैं, या पी के स्थान पे कई बार 1 या 2 लगाते हैं। पी का मतलब 1 और एस का मतलब सेकेंडरी यानी 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण अनुपात कहते हैं हिंदी में इसको, तो यहाँ पे एन एस यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो होगा वो के बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बटा प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है, इसका जो अनुपात होगा ना, इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। क्लियर? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसका प्रतीक क्या होता है, तो भैया इसका प्रतीक होता है के। आपसे मात्रक पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो भैया मात्रकहीन राशि होती है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं कि आगे इसी तरीके से क्या होगा। दोस्तों मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे अगर टर्नों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पे वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूरा जो रेशियो होता है वो अपन लिखते हैं के बराबर यहाँ पे एन एस बटा एन पी होगा, ई एस बटा ई पी होता है। कई बार इसको क्या करते हैं, वोल्टेज के रूप में लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पी और धारा का आता है, तो धारा हमेशा यहाँ उल्टी होती है वोल्टेज के, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आई पी अपोन में क्या हो जाएगा, आई एस, और यहाँ प्रतिबाधा जैसे कि जेड एस अपोन में जेड पी। तो दोस्तों ये जो कंप्लीट रेशियो है ये है आपका ये। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार ये आप छांट लीजिए आराम से कि अनुपात कौन सा है यहाँ पे। तो पहला है I2 अपोन में I1, तो भाई साहब I1 तो नहीं है यहाँ पे, I2 है तो यहाँ I1 है, इसका मतलब पहला तो हो गया आपका गलत। दूसरा है V2 बटा V1, तो भैया V2 मैंने क्या कहा कि S की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2,
तो वी एस अपॉन में वीपी, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही। लेकिन बी ऑप्शन को और ध्यान से देखिएगा, N2 बटा N1, तो यहाँ पे एन एस अपॉन में एन पी भी तो है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सही है और तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी और सी दोनों, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, तो ये एक से कम होता है, एक से ज्यादा होता है या फिर एक होता है। तो सर इसका जवाब आता है क्या, कि ये एक से कम भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है और एक से कम भी होता है। कब कैसे होगा, आइए यहां पे मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि हम बात करते हैं यहां पे ये भाई के बराबर क्या हो, एक, ठीक है, और के का मान एक से क्या हो, ज्यादा हो, और के का मान एक से क्या हो, कम हो। तो भैया ये कब कब लागू होता है, तो यहाँ हम कहते हैं कि के का मान अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो भाई ज्यादा कब आएगा, तो हम कहेंगे जैसे सपोज कीजिए 8 में हम 4 का भाग देते हैं या 5 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बार जाएगा कम बार, तो ज्यादा बार, तो बस तो यही है। तो यहाँ पे के का मान एक से ज्यादा तब होगा जब वो स्टेप अप होगा। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, तो हम कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप। स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसमें हम सीधा सीधा क्या कह देंगे कि एक से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया भैया स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा, एक से कम होता है। और आपके जो एक होता है ये किस में होगा, तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कह दीजिए या फिर आदर्श ट्रांसफॉर्मर कह दीजिए यहाँ पे, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जैसा ही पर्सन आ जाए उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा। क्लियर, एक से एक यानी के बराबर एक आ जाए, या फिर के का मान एक से ज्यादा हो जाए, या के का मान एक से क्या हो जाए, कम आ जाए। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ जो आईसी है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है आईसी। दोस्तों ये लेटेस्ट आज के जमाने के अंदर ये देख ली, आज से जो बहुत पहले अगर जाते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब होती थी, और वैक्यूम ट्यूब का जो स्थान है उसके बाद में जैसे ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद में आजकल आईसी आ गई यानी, और एक आईसी इतनी छोटी होती है कि उसपे हजारों सर्किट का काम एक आईसी कर देती है, एक चिप कर देती है, हजारों सर्किट। तो इस आईसी के ऊपर ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एम्पलीफायर है, स्विचिंग का कार्य है, अनेक सारे जो कार्य होते हैं वो एक अकेली आईसी कर देती है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आईसी खराब हो गई, वो हो गई, तो छोटी सी चिप आती है जिसके टर्मिनल बहुत सारे होते हैं। तो ये जो आईसी होती है ये इसकी खोज की थी जेएस किल्बी। तो खोज करता आपसे पहली बात तो देखो टेक्निकल में कभी नहीं आएगा, यहाँ पे अगर खोज करता वो पूछेगा ना तो दो ही सब्जेक्ट है, एक तो साइंस है और एक आपके हिस्ट्री है, बस दो के अंदर ही ये मरे मुर्दों को उखाड़ते हैं बस, बाकी टेक्निकल के अंदर नहीं उखाड़ते है ना। तो यहाँ पे ये जेएस किल्बी, तो आईसी की खोज किसने की थी, जेएस किल्बी ने। आपसे पूछेगा कि आईसी जो बनी होती है किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन, किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों, सिलिकॉन, सिलिकॉन की ये बनी होती है, कौन, आईसी। क्लियर। अब आईसी दो प्रकार की डिवाइडेशन में बढ़ जाती है, एक होती है आपके एनालॉग, एक होती है डिजिटल, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। तो यहाँ पे आईसी बनी होती है तांबा की, लोहा की, एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपसे क्वेश्चन इसी में ये पूछेगा कि जो आईसी है ये एक प्रकार की युक्ति होती है, एक्टिव पैसिव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जवाब क्या होगा कि एक्टिव है या फिर पैसिव है। तो हम कहेंगे सीधा सा कि जो हमारी आईसी होती है
ये एक प्रकार की क्या होती है भैया, एक्टिव। तो यहां पे एक्टिव युक्ति होती है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे CRT कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है। सबसे पहले तो ये पता लगाइएगा ये CRT होती क्या है। CRT यानी कि हम कहेंगे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे जो ट्यूब होती है ये CRT है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना जो CRT है एक और होता है CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो जो CRT है ना, CRT है यानी CRO का दिल आपसे पूछे कि भैया CRO का जो दिल होता है यानी कि जो हार्ट होता है, क्या हार्ट जो होता है वो किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे CRT, सॉरी CRT यानी कि यहाँ पे CRO का जो दिल होता है वो होता है क्या, CRT। तो CRT जो है एक कांच की ट्यूब होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये इस प्रकार की ट्यूब होती है ये। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पिन होती है जिसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग होता है ये कैथोड होता है, ये अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे आपकी प्लेटें होती है, एक्स प्लेट वाई प्लेट होती है। और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो इसका पर्दा होता है ना, ये पर्दा किसका बना होता है। CRT का जो पर्दा होता है किसका बना होता है, तो यहाँ पे जवाब देंगे हम फास्फोरस पदार्थ का। किसका बना होता है, फास्फोरस पदार्थ। और फास्फोरस भी कौन सा होता है, तो यहाँ पे कई बार पूछ लेता है फास्फोरस 13। तो यहाँ पे फास्फोरस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह पर्दे पर जो किरणें होती है वो किरणों के माध्यम से इसका मान ज्ञात करते हैं। जो आपकी CRT होती है ये तापीय उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक थर्मोनिक एमिशन एमिशन सिद्धांत पर कार्य करती है ये, सिद्धांत पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो CRT होती है ये केवल DC सप्लाई पर कार्य करती है। कौन सी सप्लाई पर काम करती है, DC सप्लाई पर कार्य करती है। कौन, CRT। CRT जो है ये किसका दिल है, तो हम कहेंगे CRO का दिल कौन है, CRT होती है। क्लियर दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सा, तो भैया कि CRT कौन सी सप्लाई पर काम करती है, तो हम कहेंगे सीधा DC सप्लाई पर कार्य करती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ 4 नंबर है कि फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सेल क्या है। सेल क्या है, तो सेल एक ऊर्जा सोर्स होता है। सेल क्या है भाई, एक प्रकार का ऊर्जा सोर्स है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सेल जो ऊर्जा सोर्स है ना, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, एक तो ये बताइएगा। अगर ये बताते हैं जैसे कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा भाई ये, तो हम कहेंगे सीधा ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो आपका सेल होता है यानी कि यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल की बात करते हैं, तो फोटोवोल्टाइक सेल कौन सा होगा, सोलर सेल होता है, लेक्लांची सेल होता है, डेनियन सेल होता है, कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो फोटोवोल्टाइक होगा वो एक प्रकार का क्या होगा, सोलर सेल होता है, सोलर सेल। और सोलर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई साहब, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चीज ध्यान रखना, सोलर सेल जो होता है प्रत्येक सोलर सेल ओनली फॉर 0.5 वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट DC का उत्पादन करता है। कितना, 0.5 ओनली। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो भैया यहाँ पे सेलों को आपको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, अगर वोल्टेज आपको ज्यादा चाहिए तो। क्लियर। यहाँ पे एक होता है मेरे दोस्तों ध्यान रखना सोलर कलेक्टर, सोलर
कलेक्टर, और ये सोलर कलेक्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो हम कहेंगे ये सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, तो हम कहेंगे ये तापीय ऊर्जा में चेंज करता है, तापीय ऊर्जा में चेंज करता है। तो यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम कहेंगे सोलर सेल को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे डैनियल सेल और लेक्लांची सेल होते हैं, ये बहुत पुराने सेल होते हैं और इनका जो उपयोग किया जाता है वो केवल किसमें, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला के अंदर हम करते हैं। तो बड़ी बड़ी जो बाल्टियां होती है उनके बराबर ये सेल होते हैं। क्लियर। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5 नंबर, यूपीएस में बैटरी की डीसी को एसी में किसकी सहायता से बदला जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूपीएस क्या है। यूपीएस इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। यहाँ पे जो यूपीएस होता है ये एक प्रकार का, ऐसे कह दीजिए कि जो इन्वर्टर होता है वो बाप होता है और जो यूपीएस होता है वो एक छोटा बच्चा होता है। क्लियर। तो यूपीएस क्या करता है, एक छोटा इन्वर्टर होता है। यहाँ पे जब हमारा कोई भी कंप्यूटर चलता रहता है और अचानक मेन सप्लाई चली जाती है, अगर कोई डाटा आप काम कर रहे हो तो वो अचानक सेव नहीं होता है, तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट यानी डिलीट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा यानी जो लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद कुछ समय के लिए पावर मिलती रहे और ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, हमारा सिस्टम चालू रहे, तो उसे कहते हैं हम यूपीएस। तो छोटा सा भाग होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को लगभग 15 मिनट से 1.5 घंटे तक आराम से वो सप्लाई दे जाता है। और दोस्तों यूपीएस के अंदर ये है एक प्रकार का छोटा इन्वर्टर, यानी ये क्या होता है, छोटा इन्वर्टर। ठीक है। इसके अंदर लेड एसिड बैटरी प्रयोग होती है। लेड एसिड बैटरी हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। अब जो यूपीएस होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि जब जैसे मेन सप्लाई आ रही है, तो मेन सप्लाई आ रही है ना, तो वो डायरेक्ट लैपटॉप इसको कंप्यूटर को मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, चाहे तो लाइट आए तो अच्छा और नहीं आए तो अच्छा, पहले बैटरी के अंदर जाएगी और बैटरी से फिर वो किस तक पहुंचेगी, लोड तक पहुंचती है, यानी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है। तो यहाँ पे एक तो होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है, और एक होता है ऑफलाइन। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑफलाइन में कुछ समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन में 0 सेकंड का समय लगता है। जब आपकी मेन सप्लाई चली जाती है तो बैटरी से और कंप्यूटर तक पहुंचने में 0 सेकंड समय लगता है, किसमें, ऑनलाइन में। जबकि ऑफलाइन में लगभग 1 मिली सेकंड से 1 माइक्रो सेकंड का समय लगता है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे यूपीएस, तो यूपीएस में बैटरी डीसी को एसी में किसकी सहायता से बदला जाता है। अब देखो ध्यान से, इसका थोड़ा सा मैं वो बताता हूँ यहाँ पे। तो हम कहते हैं जैसे हमारे पास में सपोज करो घर में एसी आ रही है और एसी आ रही है, तो यहाँ पे ये लगेगा मेरे दोस्तों क्या, तो हम कहेंगे भैया एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर बैटरी को क्या करेगा, चार्ज। तो ये बैटरी हो गई और बैटरी से सप्लाई कौन लेगा, सीधा लोड। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये लोड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डीसी को एसी में। लेकिन दोस्तों जैसे कंप्यूटर है, और कंप्यूटर तो भैया एसी से भी चलेगा, हाँ या ना भाई, हमारी घर की सप्लाई आ रही तो घर की सप्लाई से भी चलता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इन्वर्टर। इन्वर्टर, और इन्वर्टर के रूप में क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर। क्या होगा, साइक्लो कन्वर्टर होता है, या फिर आप ओसिलेटर कह दीजिए, ओसिलेटर। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि भैया जो इन्वर्टर होता है
ये क्या करता है, DC2 क्या करता है, AC, जबकि रेक्टिफायर क्या करता है, AC2 DC कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्वर्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टिफायर तो ये होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका वोल्टेज और जो धारा होती है उसको परिवर्तित करने का कार्य करता है। कंडेंसर, और ये कंडेंसर जैसे कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये अलग ही होता है, पावर फैक्टर को सुधारने में होता है, सिंगल फेज को टू फेज में बनाने के लिए होता है। यहाँ पे सिंगल फेज मोटर होती है तो उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर, स्कूटर, मोपेड आदि की लाइट व हॉर्न को बजाने में करंट प्रयुक्त होता है। ठीक है भाई साहब, स्कूटर होता है और स्कूटर के अंदर लाइट भी जोड़ते हो, हॉर्न बजाते हो, तो वहाँ पे जो करंट मिलता है वो काय के द्वारा मिलता है, मैग्नेटो का, बैटरी का, और दोनों। तो चुंबकीय फ्लक्स से क्या आपको करंट मिलता है क्या, बैटरी से मिलता है क्या, दोनों से, कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो स्कूटर ये होता है तो उसमें एक डायनामो लगा होता है। क्या लगा होता है, डायनामो होता है। तो डायनामो के द्वारा भी तो मिलता है, और डायनामो हमारी बैटरी को क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे डायनामो और बैटरी दोनों के द्वारा क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए यानी स्कूटर में क्या लगा होता है, एक प्रकार का डायनामो, डायनामो होता है। और ये जो डायनामो होता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय जो फ्लक्स पैदा होता है ये चुंबक पैदा करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं या विद्युत चुंबक। तो ध्यान रखना, डायनामो में विद्युत फ्लक्स के लिए हम कौन सा चुंबक प्रयोग करते हैं, तो स्थायी चुंबक। तो यहाँ पे स्थायी चुंबक होता है। बाकी चाहे आपका श्रेणी हो, संट हो, या कंपाउंड हो, या और कोई भी हो, तो सभी के अंदर अपन विद्युत चुंबक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायनामो, और डायनामो के द्वारा अपन क्या करते हैं, वाहनों की बैटरी चार्ज करते हैं, वाहनों की बैटरी चार्ज। ये लीजिए, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी मोटर अधिकतम शक्ति के लिए प्रयोग की जाती है तो उसकी दक्षता कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और 99% स्टूडेंट इसको गलत भी करते हैं। क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमारा जो पढ़ने का जो नजरिया है वो केवल एक ही चीज को रटता है। यहाँ पे कई चीजें आपको दिखाई नहीं देती, जबकि लिखी होती है, आंखें उसको पढ़ नहीं पाती। तो यहाँ केवल आपको यही नजर आएगा कि डीसी मोटर की दक्षता होती है, जबकि प्रश्न बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि डीसी मोटर अधिकतम शक्ति के लिए प्रयोग की जाती है तो उसकी दक्षता कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए पूरा समझाते हैं इसको। दोस्तों आपसे क्या पूछे कि डीसी मोटर की एफिशिएंसी यानी दक्षता पूछता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हम कहेंगे कि भैया 80 से 90% होती है। क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डीसी मोटर की वो रेटिंग पूछे, क्या पूछे, रेटिंग पूछे, तो हम कहेंगे भैया एचपी होती है, और एचपी ऑप्शन में नहीं मिले तो हम किलोवाट ठोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे डीसी मोटर होती है, तो डीसी मोटर की अब जो एफिशिएंसी होगी वो कौन सी होगी, तो हम कहेंगे अधिकतम